अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एतिशाम इदरीस। आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट आपसे डिस्कस करूंगा। और लिमिटिंग रिएक्टेंट डिस्कस करने से पहले हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसको हम रिव्यू कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो है ये टॉपिक जो इसका बेसिक है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जो था हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मैंने आपको बताया था कि कार्बन के एटम के 12वें हिस्से से जो हम मास को आपके पास कंपेयर करवाते हैं वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कहलाता है, जिसको मैंने प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उनमें मैंने प्रूव भी करवाया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के हमारे पास एटॉमिक मास आए थे, जैसे हाइड्रोजन का मास 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम था। तो इसके स्टैंडर्ड से हमने कार्बन के 12वें हिस्से के स्टैंडर्ड से मवाजना करवाया। जो कार्बन के एटम के 12वें हिस्से का मास था वो यानी एक प्रोटॉन का मास था। तो जब आप ऊपर वैल्यू आ रही थी 1.6 एक्सपोनेंट -24, नीचे भी वैल्यू डिवाइड में आ रही है 1.6 एक्सपोनेंट -24 ग्राम, तो आपके पास हाइड्रोजन का जो मास आ गया था वो कितने के बराबर था? 1 एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसी तरीके से कार्बन का खुद का कितना आ गया था? 12 एटॉमिक मास यूनिट। नाइट्रोजन का कितना आ गया? 14 एटॉमिक मास यूनिट। फिर इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना आ गया? 16 एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमने एलिमेंट्स से हमने बात की थी किसकी? मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स हमने क्या बताए थे आपको कि एलिमेंट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और वो तमाम आपके पास जो केमिकली उनको स्टेबल होने के लिए उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, जो भी उनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके पास एग्जिस्टली इंडिपेंडेंट होकर रह सकते हैं। तो हमने कहा ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं। मोनो एटॉमिक स्टेट में जो नोबल गैसेज और इनर्ट गैसेज होती हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। फिर इसी तरीके से कुछ गैसेज होती हैं वो स्टेबल होती हैं डायटॉमिक स्टेट में, जिसमें हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स में किसकी? ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑक्सीजन डायटॉमिक स्टेट में है। आपके पास जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है? 32 एटॉमिक मास यूनिट। फिर हमने कहा कि अगर ये ऑक्सीजन के जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मास एटॉमिक मास यूनिट में इतना है, इनकी पार्टिकल्स की तादाद को गिन लिया जाए, कितना गिने? 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। जो हम इतनी तादाद को गिनेंगे तो इनके एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लिखा जाए तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। और यही मास आपका कितने के बराबर होगा? 1 मोल के। और उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद अभी हमने यहां लिखी कितने के बराबर है? 6.02 एक्सपोनेंट 23 के। और यही 1 मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना? 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके ऊपर इनका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। यानी हमारे पास यहां से एक और टॉपिक हमने डिस्कस किया जो कि क्या बन रहा था? मोल। मोल रिलेशनशिप बन रहा था किस किस के दरमियान में? ठीक है, मोल रिलेशनशिप बन रहा था मास और मोलर मास के दरमियान में, ठीक है। मोल रिलेशनशिप बन रहा था किसके दरमियान में? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। मोल रिलेशनशिप बन रहा था किसके दरमियान में? वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम एट एसटीपी। फिर जब हमने कंपाउंड्स पे बात की थी, हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बात की, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? वाटर की, H2O। पानी हमने कहा 18 ग्राम कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर। पानी 18 ग्राम है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है? 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये कितने के बराबर है? 1 मोल के बराबर। अगर ये पानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फिर इन फॉर्मूलों की मदद से, ठीक है, हमने कहा अगर मिसाल के तौर पर हम पानी को यहां पर कहते हैं कि इसका मास कितना हो गया? 36 ग्राम हो गया, तो लाजिमी सी बात है 36 ग्राम हो जाएगा तो मोल में चेंज आ जाएगा। हम क्या करते हैं? इसके मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी आपके पास अगर नहीं बताई हो तो पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये मॉलिक्यूलर मास है, जब इतने पार्टिकल्स की तादाद होगी तो ये आपके पास इसका कहलाएगा मोलर मास। वाटर का ये क्या है? मोलर मास, ठीक है। इसको मैंने काफी डिटेल में लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया। फिर हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी 18 ग्राम से, तो आपके पास कितने आ जाएंगे? 2 मोल। अब यानी मोल्स की तादाद में चेंज आया तो पार्टिकल्स भी चेंज आएंगे। कैसे चेंज आएंगे? पार्टिकल्स से चेक कर लीजिए, 2 को मल्टीप्लाई
कर दें 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो पार्टिकल्स भी चेंज हो गए। कितने हो गए आपके पास? जो है आपके पास 12.04 एक्सपोनेंट 23। फिर इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं किसकी? वॉल्यूम की बात करते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम आपके पास कितना आया? मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम आ गया कितना? 44.8 डेसीमीटर क्यूब। यानी हमने जब बात की जो है ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जब हमने मोल की बात की, तो यानी कोई भी या तो हमें एलिमेंट दिया हुआ हो, या हमें मॉलिक्यूल दिया हो, या हमें कंपाउंड दिया हुआ हो, उसमें हम स्टैंडर्ड में क्या चेक करते हैं कि अगर मोलर मास के अलावा, देखें ये मोलर मास है तो ये एक मोल है, उसमें पार्टिकल्स की तादाद ये है और वॉल्यूम ये है, अगर किसी एक चीज को भी चेंज करेंगे तो हमारे पास जो है आपके पास जो है दूसरा जो आपके पास पार्ट होगा वो खुद ब खुद अगर उसका स्टैंडर्ड है वो खुद ब खुद आपके पास कम या ज्यादा हो जाएगा। जैसे पानी हमने बढ़ाया, मोल बढ़ गए तो लाजमी सी बात है पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो आपके पास वो एरिया भी ज्यादा कवर करेंगे, तो क्या होगा? यहां से हमारे पास वॉल्यूम में भी चेंज आएगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज डिस्कस की थी वो हमने की थी स्टैच्यूमेट्री। स्टैच्यूमेट्री में हमने आपसे क्या डिस्कस किया था? स्टैच्यूमेट्री में हमने कहा था कि अगर रिएक्टेंट एक नहीं है, एक से ज्यादा है, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं यहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने कहा रिएक्शन की ये वाली साइड क्या कहलाती है? रिएक्टेंट। रिएक्शन की ये वाली साइड क्या कहलाती है? प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम मिकदार की बात करते हैं तो इस मिकदार को हमने कहा हम पढ़ते हैं स्टैच्यूमेट्री में। किसमें पढ़ते हैं बच्चों? स्टैच्यूमेट्री में। फिर मैंने आपको स्टैच्यूमेट्री के 3 रिलेशनशिप बताए। पहला कौन सा बताया? मास मास रिलेशनशिप। दूसरा कौन सा बताया? मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तीसरा कौन सा बताया? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहले वाले रिलेशनशिप में हमने क्या बात की थी? हमने कहा कि भाई हमें रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट का यहां से मास देंगे और यहां से हमने क्या करना है? प्रोडक्ट के मास को आपको बोलेंगे कि भाई एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड को कम या ज्यादा किया तो कभी वो बोलता है कि भाई रिएक्टेंट का मास इतना है, प्रोडक्ट का निकालें, रिएक्टेंट का मास इतना है, इतना वॉल्यूम निकालें, या फिर वॉल्यूम इतना दिया है तो उसके लिए मास कितना आएगा, इसका वॉल्यूम इतना हो गया तो उसके लिए इसका वॉल्यूम कितना चाहिए। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने डिस्कस किए थे किसमें? स्टैच्यूमेट्री में। जैसे हमने कहा था कि ये स्टैंडर्ड है 1 मोल, इस 1 मोल से ये कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है। तो फिर हमने कहा था 1 मोल इसका मास कितना है? 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम है तो इसके होने से ये कितना बनेगा? 44 ग्राम। दोनों तरफ मासेस बराबर हैं। देखें ये 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 2 32, 12 प्लस जो है 32 कितना होगा? 44। दोनों तरफ बराबर है। फिर हमने कहा यहां से आपके पास ये कह रहा है कि मास कितना हो गया? यहां से हो गया 4 ग्राम, तो इसका मास कितना है? x। तो हमने आपसे कहा था कि ये रेशो बन रहा है, इस रेशो को आपने क्रॉस कर लेना है, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय x, फिर 44 मल्टीप्लाई बाय 4, x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12। फिर इसी तरीके से हमने वॉल्यूम निकाला था, सही है। फिर जो है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप पे काम किया था। हो सकता है कि इन प्रॉब्लम्स को ये इस तरह से भी दे कि आपको बोले कि इस तरफ मास है बेटा और दूसरी तरफ ये 1 मोल में ये जो गैस है वो कितनी है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फिर कह रहा है ये गैस कितनी हो गई? 50 डेसीमीटर क्यूब। तो आप इसका मास निकाल लें। तो आपने इस तरीके से दूसरा प्रॉब्लम ये केस यूं भी सॉल्व किया है। आप इसको इससे क्रॉस कर लेंगे, इसको इससे क्रॉस कर लेंगे। ये आपके पास कौन सा रिलेशनशिप आ गया? मास वॉल्यूम। फिर तीसरा रिलेशनशिप इसी हम प्रॉब्लम को देखते हैं। यहां से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बोल रहा है कि भाई ये 1 मोल है, इसका वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। आपने कहा ये भी वॉल्यूम कितना है? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। फिर आपको कह रहा है कि भाई इसका वॉल्यूम होगा कितना? 50 डेसीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकाल लें, कितना होगा? आप वी लिखेंगे, इन दोनों को क्रॉस कर लेंगे तो ये आपके पास रिलेशनशिप बन गया। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल बताया कि ये हो गया वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी अब तक आपने 3 चीजें देखी। क्या देखा? सबसे पहले आपने देखा कि भाई आपको मास दिया हुआ था, ठीक है, उससे आप जो
है एटॉमिक मासेस से जो है मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास आपने निकालना सीखा, उनसे आपने सीखा मोलर मास निकालना। फिर जब आपको मोलर मास निकालना आया तो आपने कहा मोलर मास को कम या ज्यादा करेंगे तो आपके पास उसमें से जो है वो पार्टिकल्स की तादाद में और गैसेस होंगे स्टैंडर्ड टेंपरेचर प्रेशर पर, उनके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, एक सब्सटेंस को लेकर वो सारे प्रॉब्लम्स आपने किए मोल से रिलेटेड। अब आपको खुद जहन लगाना होगा जब आप पेपर में सवाल सॉल्व करेंगे कि आपको एक सब्सटेंस देकर वो मोल पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, पार्टिकल्स पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है और आपको गिवन क्या है। फिर उसके बाद कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और उसमें एक सब्सटेंस का मास दिया हुआ है और एक सब्सटेंस के मास देकर वो दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, ठीक है, वो मास देकर मास पूछ रहा है, मास देकर वॉल्यूम पूछ रहा है और वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने वो सवाल में देकर वो फाइंड आउट करना है जो आपके पास कहलाती है स्टोइचियोमेट्री, जिनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डीपली डिस्कस किया। अगर आपको समझ में ना आए तो वो आप जो है प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट की मैंने डेफिनेशन लिखी कि आपके पास ऐसे रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो और प्रोडक्ट की जो आपके पास लीस्ट अमाउंट हम हासिल करें, ठीक है, जिस रिएक्टेंट के जरिए से, वो कहलाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर एक्सिस रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो आपके पास रिएक्टेंट जब केमिकल रिएक्शन हो और पीछे जो रिएक्टेंट बच जाने वाला है जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, वो आपके पास कहलाता है एक्सिस रिएक्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पर समझाते हैं कि आपके पास जो है वो हैं 30 कबाब और आपके पास हैं कितने स्लाइसेस, 58 स्लाइसेस। आपने सैंडविच बनाना है, एक कबाब को 2 जो है आपने जो है वो स्लाइसेस पे रखा और एक सैंडविच बना। आखिर में आपने देखा कि आपके पास जो है वो जो है कितने कबाब बन गए, सैंडविच बन गए, 29 सैंडविच बन गए, एक कबाब आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा बचा। खैर एक्स्ट्रा तो नहीं बचेगा, आप वो खुद ही खा लेंगे। तो है हमने एक मिसाल दी कि जो आपके पास जो है एक कबाब बच गया वो आपके पास एक्सिस रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो जो स्लाइसेस थे वो आपके पास क्या थे, लिमिटिंग रिएक्टेंट थे, ठीक है। तो अब हम इसको जरा सा मिसाल से बात को समझते हैं। जैसे आपने कहा कि हम यहाँ रिएक्ट करवा रहे हैं किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCl के साथ, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, हमने रेडिकल्स को पढ़ा था, तो ये डाइवैलेंट रेडिकल है, तो यहाँ पर ये यूनिवैलेंट है तो इधर 2 लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही है, कैल्शियम के साथ क्लोराइड रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये 2+ है, ये -1 है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या बना, वाटर वेपर्स, ठीक है। इधर भी 3 मोल हैं और इधर भी हमारे पास क्या है, 3 मोल है। अब आपको सवाल कह रहा है कि भाई ये 1 मोल है, ये 2 मोल हैं और 1 मोल ये बन रहा है। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि भाई 1 मोल ये बन रहा है। सवाल में इसके मास को कहा गया कि भाई अब आपको जो स्टैंडर्ड मासेस हैं वो हमने जो है स्टोइचियोमेट्री में भी पढ़ा, ये कितना हो गया, 100 ग्राम। इसको देख लें, ये आपके पास कितना है, 36.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हुआ आपका, हो गया कितना, 70 जो है वो 3 ग्राम। फिर आपके पास ये कितना हुआ, ये हुआ 44 ग्राम, ठीक है। कभी सवाल वाला कहेगा कि भाई इन दोनों के मासेस सेम भी रख सकता है, इन दोनों के मासेस जो है वो चेंज भी रख सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर सवाल वाला कह रहा है ये कितना हुआ, 50 ग्राम, फिर ये भी कह रहा है कितना है, 50 ग्राम। तो आप इसका मास निकाल कर बताएं इन दोनों से, है ना। तो हमें सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में आपके पास कम मास जो है वो किससे आ रहा है। जिससे कम मास आ रहा होगा वो कहलाएगा हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। और उससे जो जिस रिएक्टेंट से कम मास आएगा वो जो आपके पास प्रोडक्ट का मास होगा हम कहेंगे यही उसका जो मास है, जो हमने जो आपके पास केमिकल बैलेंस इक्वेशन है जिससे जरिए से हमने उसको फाइंड आउट किया, वो उसका रियल मास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं किससे, फ्रॉम
कैल्शियम कार्बोनेट से आपने इससे देखा, क्या देखा, आपको ये जो आपके पास मासेस दिए हुए थे इनसे आपने चेक किया 100 ग्राम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 ग्राम। फिर यहाँ मास कितना है 44 डिवाइडेड बाय x, क्रॉस कर लीजिए 100 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 44 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम। फिर x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि दोनों मासेस को सेम ही रखें, वो चेंज भी कर सकता है, इसको बोले 50 है, इसको बोले 70 है, तो काम तो आपको आता है, आपने वैसा ही करना है। तो आपने यहाँ से क्या किया, ठीक है, 2 और ये आ गया कितना 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, किससे आया, फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने किससे काम किया, ठीक है, आपने नेक्स्ट जो आपने वर्क किया किससे, फ्रॉम HCl, ठीक है। चेक करें आप कैसे निकालेंगे, 100 सॉरी, ठीक है, कितना दिया हुआ है 73:50 और यहाँ से कितना है 44x, क्रॉस कर लीजिए 73 मल्टीप्लाई बाय x 44 मल्टीप्लाई बाय 50, x इज इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 73, मल्टीप्लाई करके चेक करें, सही है, 44 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है। फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, आपने इसको डिवाइड कर लिया किससे, 73 से, तो आपके पास ये जो मास आ रहा था ये आ रहा था 30.13 ग्राम, ठीक है, 30.13 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किससे आया, फ्रॉम HCl। अब देखें जो आपके पास रिएक्टेंट था जिससे मास कम आया वो कौन सा था, ठीक है, ये वाला जिससे मास आपके पास लेस आया है। तो हम फिर क्या कहेंगे, ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो मास आया है रियल वो आपके पास कौन सा आया है, ठीक है, जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है मेरे बच्चों 22 ग्राम, ठीक है। अब हमने ये जो प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल इसको सॉल्व किया, अब मजीद इसकी प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट आने वाली क्लास में जो है वो समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड मजीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और एक्सिस रिएक्टेंट को भी सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक पूछना हो तो वो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। बहुत शुक्रिया।